हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। 4 महीने बाद वही हैट्रिक हरियाणा में भी लगनी है। नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। 5 राज्यों में से 3 में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आई है। हरियाणा बीजेपी की जीत की दावेदारियां भी तेज हो गई हैं। हैट्रिक के साथ साथ हरियाणा बीजेपी ने इस बार 85 पार का नारा भी दे डाला है। चर्चा होगी, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। 4 महीने बाद वही हैट्रिक हरियाणा में भी लगनी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जीत के बाद बीजेपी मिशन 2024 को लेकर एक्टिव हो गई है। बीजेपी ने केंद्र से लेकर हरियाणा में भी हैट्रिक का दावा ठोक दिया है। 4 महीने बाद वही हैट्रिक हरियाणा में भी लगनी है। जी हां, 3 राज्यों में मिली जीत को सेमीफाइनल बताते हुए बीजेपी 24 के फाइनल में हैट्रिक लगाने की बात कह रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल केंद्र से लेकर प्रदेश में हैट्रिक तक का दावा करते नजर आए, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने भी हरियाणा में 85 पार का नारा दिया है। एक आध प्रदेश तो ऐसा है जिसके बारे में सब कहते थे ना, वहां बीजेपी नहीं आएगी, और वही सबसे ऊपर निकल के आई है। तो जैसे ये हैट्रिक लगाई है मोदी जी ने, यानी 3 स्टेटों में हैट्रिक लगी, अब यही हैट्रिक जो है मई के महीने में मोदी जी की लगेगी, और फिर 4 महीने बाद वही हैट्रिक हरियाणा में भी लगनी है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि 3 राज्यों के परिणाम ने साबित कर दिया है कि विपक्ष का अस्तित्व खत्म हो रहा है और बीजेपी 2024 में इतिहास रचने जा रही है। देखिए, अब तो मैं समझता हूं कि कार्यकर्ता भी उत्साहित है, जनता भी उत्साहित है। जो एज के ऊपर सोच रहे थे इधर जाएं या उधर जाएं, उनका भी मन बन चुका है, और अगले 2024 के अंदर चाहे वो केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 से ज्यादा सीटें लेकर के तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और उसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। अब तो आने वाली लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा सीट बढ़ेंगी। प्रदेश की जनता भी तैयार बैठी है, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी हरियाणा में भी। लिहाजा 5 राज्यों का चुनाव सत्ता का सेमीफाइनल बताया जा रहा था। बीजेपी सेमीफाइनल में विपक्ष को क्लीन बोल्ड करार दे रही है और हरियाणा के लिए 85 पार का नारा दे रही है। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या वाकई बीजेपी 85 पार का आंकड़ा पार कर पाती है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। वही हैट्रिक हरियाणा में भी लगनी है। चलिए फटाफट चर्चा की शुरुआत करते हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। नेहा धवन, प्रवक्ता बीजेपी, बजरंग दास गर्ग, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, रजत पंजेटा, प्रवक्ता इनेलू, प्रियदर्शनी सिंह, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और राजेंद्र जादून, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। नेहा धवन जी, 3 राज्यों में आप जीते हैं, ये वो 3 राज्य जिनमें 2018 में कांग्रेस जीती थी। क्यों इतने आश्वस्त थे इस जीत को लेकर कि जो कभी हरियाणा में नहीं हुआ वो आप लोग कर देंगे 85 पार? ज्योति जी, देखिए, आज तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज तो हमारी बात पर हरियाणा वासी भी और आप सभी भी इस बात पर यकीन करेंगे, क्योंकि जो अभी रिजल्ट आया है चुनाव का, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, और मैं कहूंगी कि मिजोरम और तेलंगाना में भी हमने जो करिश्मा दिखाया है, जनता का आशीर्वाद भरपूर हमें मिला है। मिजोरम में क्या करिश्मा? प्यार जो है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जनता ने दिया है। मिजोरम में देखिए, जहां हमारी 2 सीट्स हैं, वहां कांग्रेस की 1 सीट है। ये करिश्मा। देखिए, एक ऐसी पृष्ठभूमि जहां भारतीय जनता पार्टी का कुछ भी नहीं था, वहां पर 2 सीट लाना भी, देखिए, कहीं ना कहीं तो आप सोचिए कि मिजोरम जैसे राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोगों का रुझान हो रहा है और उनकी नीतियों की तरफ भी उनका ध्यान आ रहा है। जैसा कि हर प्रदेश की राजनीति अपनी अपनी होती है, ये आप जानते हैं। मिजोरम की राजनीति जो है वो अलग है और हरियाणा की राजनीति अलग है, लेकिन उस पृष्ठभूमि पे भी अगर भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, और वहां पर भी मैं इसे करिश्मा ही कहूंगी, वो करिश्मा हमारे काम का है, हमारी मेहनत का करिश्मा है, कोई चमत्कार से नहीं आया है। जब तक कोई व्यक्ति काम नहीं करेगा, राजनीति के एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप काम करेंगे तो ही दिल में बसेंगे। अगर आप काम नहीं करेंगे तो जनता आपको नकार देगी। जिस तरह से कांग्रेस को आज इतने बड़े स्तर पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जनता ने नकारा है,
इसी तरह से हरियाणा में भी जब 2014 में हमारी पहली बार सरकार बनी थी तो भी कांग्रेस से त्रस्त थे लोग। कांग्रेस से त्रस्त होके ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताया था और अगली बार भी हमने उनको स्थायी सरकार का मौका दिया और आज प्रदेश के अंदर सुव्यवस्थित तरीके से जो है एक स्थायी सरकार जेजेपी के गठबंधन के साथ हमारी चल रही है। 2024 को लेकर ज्योति जी हम बिल्कुल आश्वस्त केवल इस बात के लिए हैं क्योंकि हमारी विकास की नीतियां जो है वो जनता तक उसका लाभ पहुंचा है। हमने जन जन के कल्याण के लिए जो नीतियां बनाई थी उनका लाभ आज मैक्सिमम लोगों को मिल पा रहा है और वो दिख भी रहा है। और इसीलिए हम कहेंगे कि हरियाणा में अब हम इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि जो मुद्दा लेकर हम आए थे हरियाणा की जनता के सामने, जो नीतियां लेकर हम हरियाणा की जनता के सामने आए थे वो आज हमने पूरी करके दिखाई हैं। जो वादे हमने किए थे वो आज हमने पूरे करके दिखाए हैं। चाहे वो हरियाणा में सड़क बनाने की बात थी, आज हाईवेज आप जानते हैं कितने अच्छे बन चुके हैं और लोग इसको एडमायर भी करते हैं कि ये कार्य हमारी सरकार के द्वारा हुआ है। इसके अलावा चाहे मैं बहुत नई बात करूंगी कि लाल डोरा को लेकर भी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी हरियाणा प्रांत में कि बहुत सारे गांवों में लाल डोरा के अंदर जो है घर नहीं आते थे और गांव का एक्सटेंशन हो चुका था। लोगों ने बाहर लाल डोरे से घर बना लिए थे। हमने बहुत संख्या में, हजारों की संख्या में हमने बड़े गांव में भी लाल डोरा के अंदर जमीन को जो है वो ठीक है। ये देखिए विकास कार्यों के अच्छे दिन के दावे तो पिछली बार भी थे, बड़े बड़े काम हमने किए। धवन जी पिछली बार भी दावे थे, पिछली बार तो 75 पार का नारा दिया गया था, तब क्या हुआ? अब 85 पार की बात कर रहे हैं आप लोग, क्या अलग होगा इस बार? तब मैं ये भी मेरी बिल्कुल ज्योति जी, ये मेरा पर्सनल एक जो है वो समीक्षा है, वो ये है कि कई बार ऐसा होता है कि जो बदलाव आता है उसका असर जो है वो कुछ सालों बाद दिखता है। जैसा कि एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि जब बैंकिंग सेक्टर को ऑनलाइन किया गया था, उनका डिजिटलाइजेशन हुआ था, तो बैंकिंग सेक्टर में जो काम करते थे सरकारी कर्मचारी, जो अधिकारी थे, वो भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे। वो पेपर वर्क पे ही रहे, वो रजिस्टर में ही काम करते रहे। लेकिन जैसे धीरे धीरे उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया तो आज बैंकिंग सेक्टर देखिए कहां से कहां पहुंच चुका है। आज उसमें कोई खामी नजर नहीं आती। इसी तरह से जो नई नीतियां हम लेकर आए थे ट्रांसपेरेंसी की, ऑनलाइन सिस्टम की, वो आज जो है जनता को समझ में आई है। पहले 5 वर्षों में वो धरातल पर कह रहे हैं कि लोगों को समझ में नहीं आई, कहा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हमने जो नीतिगत परिवर्तन किए, हम बदलाव लेकर आए, जनता उनको अब समझेगी, उसका असर दिखेगा। बजरंग जी शायद आपका फोन साइलेंट नहीं है, मुझे लग रहा है। बिल्कुल 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 दिखेगी क्योंकि आप घर बैठे सब काम हो रहे हैं। ठीक है नेहा जी, आपका सवाल, आपका उत्तर ठीक है, आपका उत्तर पूरा होता है। बजरंग दास जी, जो परिणाम आए हैं आपकी पार्टी का जो प्रदर्शन रहा कि इन राज्यों में केवल तेलंगाना को छोड़ दिया जाए, मिजोरम में केवल 1 सीट, नेहा जी तो दावा कर रही हैं कि कांग्रेस से तो हमने कम से कम डबल सीटें हासिल की हैं, 2 सीटों पर जीते हैं हम, तो क्या ये हरियाणा में हौसले पस्त करने वाला नहीं है आप लोगों के लिए? देखिए, हर स्टेट का एक अलग अलग सिस्टम है। हर स्टेट के अलग अलग मुद्दे होते हैं, अलग अलग बात होती है। आज हरियाणा की बात करें, मेरी छोटी बहन बोल रही थी कि हमने हरियाणा में ये कर दिया, ऑनलाइन बढ़िया कर दिया। मैं इनके जवाब दे रहा हूं, ये सरकार किसान और आड़ती मजदूर के साथ सिर्फ पोर्टल खेल रही है। पोर्टल काम नहीं कर रहा इनका। ये कहते हैं हम जहां किसान अनाज बेचने में वो धक्के खा रहा है, जब अनाज पहले तो पोर्टल नहीं चलता, रजिस्ट्रेशन करवाने में दिक्कत, फिर जब मंडी में माल बेचने के लिए आए, जब उसकी खरीद नहीं होती, खरीद अगर हो जाए महीने बाद उसका उठान नहीं टाइम पे होता, जब उठान टाइम पे नहीं होगा वो अनाज एफसीआई गोदाम में नहीं जाएगा, भुगतान कैसे मिलेगा? ये तो सिर्फ पोर्टल की सरकार है और कुछ नहीं है। ये कहते हैं हमने जनता हित में काम किया। आज प्रदेश का हर नागरिक, कोई भी वर्ग ले लो, किसान ले लो, व्यापारी ले लो, कर्मचारी ले लो, यहाँ तक कि इनके सरकारी जो इनके सरकार के अंदर बैठे सरकारी कर्मचारी वो ले लो, आंगनवाड़ी महिला ले लो, छात्र ले लो, सारे इनसे दुखी है, सारे मुक्ति चाहते हैं। ये कहते हैं अब की बार 85 पार, 8 और 5, 8, 5, 13 होता है। 13 का मतलब आप समझते हो, हरियाणवी में 13 किसको कहते हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं, ये जो कहते हैं हम हरियाणा में सरकार बनाएंगे, 4 स्टेटों में चुनाव, पहले रिजल्ट में हम 3 में जीत गए। भाई पहले भी चुनाव हुए थे,
3 स्टेट के चुनाव हुए थे, कर्नाटक में, हिमाचल में इनकी सरकार थी। क्या हुआ वहां पे इनको भी पता क्या हुआ। हकीकत स्थिति क्या है, ये हालात ये 2024 का है। इन्होंने एक मुद्दा बनाना है, मंदिर का मुद्दा बनाना है, जात पात का मुद्दा बनाना है, मगर कोई मुद्दा इनका चलने वाला नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूं, ये झूठ और जात पात का तो पीएम ये कह रहे हैं कि विरोधियों ने जात पात का मुद्दा बनाने का बहुत प्रयास किया लेकिन नाकाम रहे। हमारे लिए केवल 4 जातियां हैं, गरीब, महिलाएं, किसान और युवा, केवल 4 जातियां हैं। बिल्कुल, हम इसके अलावा किसी जात पात को नहीं मानते हैं। गर्ग साहब, आवाज मिली क्या आपको? बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज आई है। मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे प्रधानमंत्री जी माइक के ऊपर जब चुनाव प्रचार कर रहे थे, वो क्यों कह रहे थे मैंने बैकवर्ड हूँ जी, मुझे गालियां दी जा रही है। अगर एक बात में ज्योति जी मैं पूछना चाहता हूँ, इन्होंने क्या किया? आज किसान देख लो, किसान सड़कों पर, सरकारी कर्मचारी किसान सड़कों पर, सरकारी कर्मचारी सड़कों पर, छात्र सड़कों पर, आंगनवाड़ी महिलाएं सड़कों पर। मैंने जो भी वर्ग गिनाया है इनको इन्होंने दुड़ा कर पीटने का काम किया है। यहां तक कि ये कहते थे किसान की आय हम 2 गुना करेंगे। किसान की आय तो 2 गुना नहीं की, खर्चा जरूर किसान का 2 गुना कर दिया। यहां तक इनके राज के अंदर 13.5 महीने किसान सड़कों पर बैठा रहा। सर्दी थी, ओले थे, गर्मी थी, मतलब इतना तूफान आए, आंधी आए, मतलब किसान नहीं हटे। 750 किसान इनके राज में शहीद हो गए। हजारों युवाओं को इन्होंने जेलों में ठेका। लोग भूल जाते हैं क्या? लोग भूलेंगे इनके राज को क्या? इनके राज के अंदर किसानों के साथ क्या हुआ? एक काम बता दे, ये कहते हैं भाई इन्होंने प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर जनता का साथ ठगने का काम किया। नहीं करते बजरंग जी, आप हमेशा ब्लेम गेम क्यों खेलते हैं? आप अपनी बात रखिए ना। कांग्रेस के समय में क्या क्या काम हुए, आप थोड़ा सा प्रकाश उसमें भी डाल दीजिए। आप ब्लेम गेम को कब छोड़ेंगे? चलो ले उस पर दूसरों, आप अपनी बात रखिए। आपने कांग्रेस के समय में क्या क्या काम किए, ये बात क्यों नहीं बताते आप? अगर आपके पास कोई काम होंगे तो आप बताइए, वो बता दो। आप जनता के सामने काम लेकर आइए ना। आप हम पे ब्लेम क्यों लगा रहे हैं? क्या इतनी देर से तो आपके ब्लेम सुने ही जा रहे हैं? कब सुने नहीं आपके ब्लेम? हर रोज डिबेट में आप यही ब्लेम सुनाते हैं, लाइन टू लाइन। आप थोड़ी सी तो अपने विषय में भी बात रख लिया करें। हमारे राज की सुन लो, हमारे राज की सुन लो बहन जी। मेरी राज 2005 से 2014 का राज था। हमारे राज बताइए तो, किसान खुशहाल, तो व्यापारी खुशहाल, कर्मचारी खुशहाल। सुन लो, बता रहा हूँ। किसान को आपने लाठी से नहीं मार पीटा? 3 लाख क्या कांग्रेस के समय में किसान नहीं पिटा? सुनो, क्या कांग्रेस के समय में एमएसपी पे फसलें खरीदी गई? बताइए ना। मैं भी आपसे पूछ रही हूँ, आपने किसानों को नहीं पीटा? आपकी बात नहीं होने दें आप। इनकी बात आप जल्दी बात पूरी कर लीजिए, पहलू का रुख करते हैं। नहीं करते थे। नेहा देवन जी, आप अपनी बारी में बोलिएगा। तो क्या बोलूं बीच में ये टोका? देखिए, हमने हमारे राज के अंदर तो भाई ने पूछा क्या किया। 3,82,000 गरीब परिवारों को 100 करके हमने प्लाट दिए। आप लोगों ने सब कुछ किया, अनाज दिया। आपकी बात को अगर बड़ा करें, आपकी बात को ही मान ले एक बार के लिए, बिना किसी तरह की नहीं सारी तो भी जनता को क्यों नहीं समझा पा रहे आप लोग? चलिए चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए रजत पंदेटा जी, तो समझ रही है 85 सीटें केवल एक बार, जिस बात का हम बहुत बार जिक्र करते हैं ताऊ देवीलाल की अगुवाई में। ठीक है, सुन लीजिए ना गर्ग साहब, अब क्या हो गई आपकी बात? 10 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएंगे, 10 का आंकड़ा भी। ठीक है, जलयुद्ध चलाया गया और उस वक्त जो प्रदर्शन किया गया वो ऐतिहासिक था हरियाणा की राजनीति में। अब बीजेपी कह रही कि हम 85 पार सीटें हासिल करेंगे और ये 3 राज्यों के परिणाम ने इस बात को साफ कर दिया कि ज्योति जी, क्या लेना देना इन 3 राज्यों के परिणाम से हरियाणा की जनता का? आप बताइए, हरियाणा का जनता का कौन से वर्ग का उत्थान या उद्धार इन्होंने किया है कि हरियाणा की जनता ये बोलेगी कि हाँ जी आप मध्य प्रदेश में जीत गए, हम इसीलिए आपको वोट दे दें? क्या आप राजस्थान में जीत गए, हम इसीलिए आपको वोट दे दें? हरियाणा एक अलग स्टेट है और हरियाणा के स्टेट के जो मुद्दे हैं और हरियाणा की जनता जो तंग है आज भाजपा की सरकार से। और आपको तो पता है इन्होंने पहले 75 पार का नारा दिया था, 40 पे जाके अटक गए। अब 85 पार का दे रहे हैं। पता मुझे नहीं, ये तो इनका अपना सोच है, ये कुछ भी कह सकते हैं अपने आप को। 90 पार ही बोल देते, 85 पार क्यों बोल दिया?
वो 5 सीटें किसके लिए छोड़ दी आपने? पूरा तो बोलिए, आप तो 90 पार करके दिखाएंगे, जबकि हरियाणा में सीट 90 है, आप इनको बोल ये तो 90 पार भी बोल देंगे। कौन विश्वास करता है ज्योति जी? ऐसा कुछ नहीं होता। हर जगह की अपनी अलग राजनीति है। बल्कि कांग्रेस के प्रवक्ता है बैठे हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मगर मैं कांग्रेस का प्रवक्ता तो हूं नहीं जो यहाँ चैनल पे बोलूं, जो आपको भी समझ में आ गया होगा कि किस पार्टी को कितनी वोट मिली। तो उससे ही आप अंदाजा लगा लीजिए कि कहाँ ये खड़े हैं। तो ये सिर्फ बोल देना कि इन 3 राज्यों में हो गया तो आप हरियाणा के अंदर सरकार बना लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। गलतफहमी में जी सकते हैं, अच्छी बात है, उत्साह जरूर हो सकता है इस चीज के लिए, लेकिन हरियाणा की राजनीति के ऊपर, हरियाणा के विधानसभा के चुनाव के ऊपर और लोकसभा के चुनाव पे भी इस बात का कतई कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वहां की जनता के अलग मुद्दे हैं, वो अलग स्टेट है, हमारी अलग स्टेट है। और आपको भी पता है, अगर ये स्टेट के अभी एनसीआरबी के डेटा आया है, उसके आंकड़े आए हैं, जहां जहां भाजपा की सरकार है, इंक्लूडिंग हरियाणा में तो 1/3 करप्शन के केसेस बढ़ गए। इसमें मैं थोड़ी ना, तो एनसीआरबी का डेटा बोल रहा है। आप देख लीजिए, क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, चिल्ड्रन है, एसटीएम है। अगर फार्मर्स की सुसाइड की बात कर लूं, कितने फार्मर के सुसाइड बढ़ गए। अगर आपकी बात करें सुसाइड या सुसाइड केसेस की, तो हर 19 घंटे में एक सुसाइड है। उसके बाद क्राइम अगेंस्ट वुमेन में 8.7% की वृद्धि, साइबर क्राइम में 24.4% की वृद्धि, क्राइम अगेंस्ट एसटी के अंदर 14.3% की वृद्धि, क्राइम अगेंस्ट एससी के अंदर 13.1% की वृद्धि। और यूपी तो योगी जी का हमेशा मॉडल है, योगी जी का सारा, तो यहाँ तो क्राइम खत्म हो जाना चाहिए था, मगर यहाँ तो टॉप कर रहा है क्राइम अगेंस्ट वुमेन में 12.3% की वृद्धि के साथ। और मर्डर अगर आप बात करें तो 78 मर्डर्स एवरी डे एक एवरेज आई है एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से, कि 78 मर्डर हर रोज हो रहे हैं देश के अंदर। ये भाजपा का ही राज है, भाजपा का ही देश है, भाजपा का राज है। इसका सवाल भी आप लीजिए भाजपा से। मगर सबसे जो दिलचस्प सवाल है, तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ आप अपने किसानों को पीट रहे हो बार बार, आपके अपने प्रदेश में आप कहते हो कि ठीक है हमारी सरकार आएगी, आप जाके बाहर कह रहे हो 450 का सिलेंडर। आपको अपने प्रदेश की जनता से क्या दिक्कत है? आप धान का रेट बता रहे हो 3100 रुपए क्विंटल, आपको अपने राज्य के किसानों से क्या दिक्कत है? अब ये मत बोलना कि अब हम कर देंगे, अब हम इलेक्शन से पहले 3100 की जगह 6200 दे देंगे। ना 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 ना, ये दोहरा चरित्र नहीं करने वाला। हरियाणा की जनता, हरियाणा के लोग बहुत शाने हैं, वो सब चीजों को समझते हैं। और जो भाजपा ने हरियाणा का हाल किया है कर्ज में डुबाकर, हर वर्ग का ले लीजिए आप, खिलाड़ियों से ले लीजिए, महिला खिलाड़ी, बॉन्ड पॉलिसी से लेके अन्य, और नौकरी में बता दीजिए, बेरोजगारी में नंबर 1, पढ़े लिखे बेरोजगार है, जमीनें बेच बेच के जा रहे हैं, नशे में ले लीजिए, कोई दिक्कत सुनाने जाए बताए, कुछ और बताने जाए उल्टा उसके ऊपर कर देते हैं मुकदमा। आप एक बात बताइए, सरपंचों ने क्या बिगाड़ा था, किसानों ने क्या बिगाड़ा था? अरे लाठीचार्ज भी विकल्प है क्या हर चीज का? आपकी सरकार ने हरियाणा की जनता के साथ किया क्या है? हरियाणा को उस बेसिस के ऊपर करेगी। आप बता दीजिए, क्लर्कों को ले लीजिए, क्लर्कों का मुद्दा हो वेतनमान का, चाहे आंगनबाड़ियों का हो, चाहे रोडवेज का हो, आप बताइए कौन सा आप नौकरी के नाम पे तो 1 साल की नौकरी दे रहे हैं। क्या स्थायी नौकरी हर व्यक्ति नहीं चाहता क्या हर बच्चा किसी स्थायी नौकरी मिले? आप स्थायी नौकरी की बजाय जो है, ठीक है, मैं ज्योति जी 2-4 और आप थोड़ा इसके अगर बात पूछी है तो आपको डिटेल में आप समय दीजिए। अगर आपके नहीं पंजिटा जी, देखिए मेरा जो सवाल ये पूछा, जो दावा बीजेपी कर रही है उसके पीछे एक आधार तो ये है कि तीनों ही वो राज्य जिनमें सीएम का चेहरा अनाउंस नहीं किया गया था। बार बार विपक्ष कहता रहा कि पीएम का ग्राफ डाउन हो गया है, ओरा कम हो गया है, वो कम से कम नहीं हुआ है। दूसरा बिंदु ये कि एंटी इनकम्बेंसी नजर नहीं आई, 9 साल से अधिक हो गया कि केंद्र में सरकार को। तो मोदी के नाम पर जो पहले भी क्लीन स्वीप हुआ हरियाणा में, उस बात का भी दावा है कि 10 की 10 जीतेंगे, 85 पार करेंगे, ये भी दावा कर रही बीजेपी। नहीं, किसी बात की, देखिए राजनीति में कब क्या उलटफेर हो जाए, बहुत जल्दबाजी होती है ये कहना। और बहुत से, हमारे को भी पता है, बहुत से आपको भी पता है कि बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ स्टेट के अंदर जीतने के बाद लोकसभा वो हार गई पार्टी। तो ऐसा कुछ नहीं है कोई। अगर अभी समय है, अप्रैल के अंदर डीओ इलेक्शन, देखते हैं अभी आगे क्या होता है स्टेट के अंदर। तो देखिए जहाँ जहाँ एंटी इनकम्बेंसी थी वहां फैक्टर आया ना एंटी इनकम्बेंसी का, तो वो फैक्टर एंटी इनकम्बेंसी का हरियाणा में क्यों नहीं आएगा? अच्छा, अगर ये कहते हैं कि ये मध्य प्रदेश वाला हम काम यहाँ करेंगे, वो कैसे हो जाएगा?
मुझे तो समझ में नहीं आता कि आपका अगर आप राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में एंटी इनकम्बेंसी के ऊपर आप कह रहे हो, उसको जस्टिफाई कर रहे हो, वो मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, वो क्या वजह है, क्या कारण है? और जहां तक हरियाणा की राजनीति का ऐसा कौन सा भाजपा का नेता है जिसको हरियाणा की जनता नहीं जानती? इनके मंत्री हरा नहीं दिए थे, अनिल विज जी को छोड़ के, मुख्यमंत्री जी को छोड़ के इनके सारे मंत्री हारे थे, बनवारी लाल को छोड़ के धनखड़ भी हार गए थे, कैप्टन अभिमन्यु हार गए थे। हाँ। तो इनको ये चीजें ठीक है पंजेटा जी, आप ही कह रहे हैं हर राज्य की अलग परिस्थितियां हैं, हम तुलना नहीं कर सकते, समीकरण बदलते हैं, लेकिन हरियाणा केंद्र के साथ ही चलता है, अंतर अधिक हो सकता है, अंतर कम हो सकता है, बहुत बार कुछ एक उदाहरण हो सकते हैं जब नहीं हुआ। प्रियदर्शनी जी, आप लोग पंजाब का मॉडल लगातार राग अलापते आए हैं, दिल्ली मॉडल की आप बात करते आए हैं, तो जो बुरी तरह से जमानत जब्त हुई है इन राज्यों में आपकी, इस बात का भी हवाला देंगे? ये भी मॉडल पेश करेंगे आप? अनिल विज जी कह रहे हैं कि आप लोग तो जेजेपी बन गए हैं, जमानत जब्त पार्टी हो गए हैं आप। देखिए, अनिल विज जी बहुत सीनियर नेता हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उनके खुद के सीएम उनको सीरियसली नहीं लेते, तो हम आम आदमी पार्टी वाले उनको कैसे उनकी बातों को सीरियसली लेंगे। खैर, इस पे ना चर्चा की जाए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत जरूरत से ज्यादा ही उत्साहित है, और अब ये उत्साह का समय नहीं रहा है, अब ये काम का समय आ गया है। जो आपने वादे कर रखे हैं, जो झूठ मूठ के जुमलेबाजी आपने कर रखी है, अब आपको उसको धरातल पर सही करना है। अब समय आ गया है। खट्टर साहब राजस्थान में जो बतौलेबाजी करके आए हैं, 450 रुपए का गैस सिलेंडर, मैं इंतजार कर रही हूँ समय तो का। राजस्थान का घोषणा पत्र है ना, नहीं, घोषणा पत्र तो जब वहां दे सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं दे सकते? मेरा तो यही सवाल है ना। बीजेपी का घोषणा पत्र नहीं, राजस्थान बीजेपी का तो ये बीजेपी में ही है ना, सरकार तो यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी की ही है, और 9 साल से मुख्यमंत्री खट्टर साहब है, तो उन्होंने वहां पे ये जाके जो ऐलान किया है वो यहाँ पे भी कर दे भाई, हरियाणा वासियों के लिए कर दे। हरियाणा वासियों ने उन्हें चुन के मुख्यमंत्री बनाया है ना, राजस्थान ने तो बनाया नहीं है। तो अब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मोह छोड़े खट्टर साहब, अब हरियाणा की बात करें। हरियाणा को क्या देंगे? सबसे बड़ी बात, आज फिर से जिसको कहते हैं किसान वर्ग ने, अब ये सोचिए कि पहली बार ही ऐसा हरियाणा के इतिहास में हुआ होगा कि जेपी दलाल जी को ये बोल दिया गया कि भैया आपको आने की नहीं है, किसानों की कोई भी मीटिंग होगी, कोई भी धरना होगा, आपको नहीं आना यहाँ पे। ये तो पहली बार मैंने सुना है कि कृषि मंत्री को बोल दिया गया कि भैया आपको आने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ तो हालात ऐसे हैं कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। इतना झूठ बोल चुके हैं ये लोग, इतना झूठ बोल चुके हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। अब मैं आती हूँ, जमानत जब्त हुई, इस पर भी आइए ना। नहीं, जमानत देखिए, हम पंजाब को जीत कर बार बार आप लोग कहते रहे कि पंजाब का जो हुआ वो हरियाणा में भी होगा। नहीं, तो और एक और बात कह रहे हैं कि वहां जिस तरह से जमानत जब्त हुई, हाँ, उस पर हम मंथन करेंगे कि हरियाणा में ना हो। देखिए, हार हुई है और उस पर डेफिनेटली आकलन तो हमारा सीनियर नेतृत्व और हरियाणा में तो अब तक कभी भी आप लोग जमानत नहीं बचा पाए किसी भी इलेक्शन में। हरियाणा में हम आम चुनाव, लोकसभा से लेकर विधान, क्या बात कर रहे हैं, लोकसभा से लेकर विधानसभा, किसी भी बाई इलेक्शन में आप लोग जमानत नहीं बचा पाए। देखिए, लेकिन इस समय आप देखिएगा 2024 में जिस तरीके से हम लोगों ने पूर्ण जोर लगा रखा है, इस समय अगर सबसे बड़ा संगठन इस समय अगर हरियाणा में किसी के पास है तो आम आदमी पार्टी के पास है। 11,000 पदाधिकारी हैं हमारे पास, ये बहुत बड़ी ताकत होती है। 11,000 पदाधिकारी, आज तक कांग्रेस अपना खुद का कोई भी संगठन नहीं बना पाई है। और सबसे बड़ी बात, ये पहले भी बोल चुकी हूं, मैं आज भी बोलती हूं कि ये तो पनौती शब्द बोलना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता है पनौती शब्द के, मैं खुद खिलाफ हूं। हम सब यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ये जो 3 पनौतियां, हुड्डा साहब और रणदीप सुरजवाला जी और शैलजा जी, जो तीनों एक जगह जाके प्रभारी बन के आए थे और भट्टाधार करके आए हैं, आज कांग्रेस का भट्टाधार ये तीनों कर देंगे हरियाणा में। तो वैसे भी कर ही रहे हैं संगठन, जब भी इनकी कोई मीटिंग होती है तो एक दूसरे में चप्पल और जूतम चलते हैं। सिर्फ एक ब्लॉक संगठन की मीटिंग में ही ऐसा हो जाता है इनके लिए। तो यहाँ पे साफ पता लगता है कि इस समय आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी होगा हरियाणा में, और ये साफ है, साफ दिख रहा है। आप अगर आज तीनों राज्यों में जहां बीजेपी जीती है, दूसरे नंबर पर कांग्रेस ही है। नहीं, दूसरे नंबर पे कांग्रेस है। पनौती शब्द का जब आप इस्तेमाल करती हैं तो आप अपनी पार्टी को लेकर भी स्थिति स्पष्ट करें। नहीं, मेरी चीज हमारी तो स्पष्ट है, हम तो पूरी तैयारी में हैं, हम हरियाणा में पूरी तैयारी में हैं। नहीं, हम पूरी तैयारी में हैं, लेकिन इनको ये समझने की जरूरत है कि इनको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। ये जो डींगे हाँक रहे थे कि हरियाणा में शेर आएगा, इन्होंने बब्बर शेर बना दिया था हुड्डा साहब को।
इन्होंने बब्बर शेर बना दिया था हुड्डा साहब को। शेर आएगा, शेर आएगा, शेर आएगा। कहाँ गए शेर आपके? कहाँ गए शेर आपके? प्रभारी बना के भेजा था तीनों नेताओं को, बट्टा बिठा के आ गए। अपनी बात करो। आप लोग तो हम अपनी बात कर रहे हैं, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। नोटा से पीछे रह गए आप रश्मि जी। देखिए, हम इनकी तरह पुरानी पार्टी नहीं है, हमारे पास वो रिसोर्सेज, वो पुरानी पार्टी नहीं तो आप दावा भी कर रही हैं कि हम तो बीजेपी को हम पीछे छोड़ेंगे हरियाणा में छोड़ेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद हरियाणा के हैं। सबसे बड़ी बात कि अरविंद केजरीवाल जी खुद हरियाणा के हैं, और आप देखिएगा कि किस तरीके से हम प्रचार और प्रसार करेंगे। तो चलिए चर्चा को आगे ले जाते हुए, हरियाणा से है तभी बहुत सारे मुद्दों पर आप लोग तब भी स्टैंड क्लियर नहीं कर पाते हैं, और चुनाव में जाने से पहले करना होगा वो। जादौन साहब, क्या वाकई हरियाणा पर असर होगा? क्योंकि शुरुआत में मैंने कहा कि वो 3 राज्य रहे जहां कांग्रेस ने पिछली बार जीत हासिल की थी, लेकिन 2019 में तो कांग्रेस का कोई जादू नहीं चल पाया था। क्या इन 3 राज्यों की जीत के आधार पर बीजेपी ये कह सकती है कि हम केंद्र में हैट्रिक बनाएंगे, हरियाणा में 85 पार करेंगे, कोई करिश्मा करेंगे? ऐसा है कि जो 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं, इसमें जो मध्य प्रदेश का चुनाव परिणाम आया है वो चौंकाने वाला रहा है। तो उसके आधार पर ये माना गया है कि मोदी फैक्टर काम कर रहा है, क्योंकि वहां जो है 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी 5वीं बार सत्ता में आ गई, और वो 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए थी। लेकिन कुछ तो लाडली बहना योजना, कुछ फ्रीबीज लेके आई वो बीजेपी सरकार वहां की, और मोदी जी ने प्रचार किया। उससे लगता है कि मोदी फैक्टर ने कुछ काम किया है। जैसे राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो ये मान सकते हैं कि कांग्रेस की सरकारों के लिए एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही थी, लेकिन मध्य प्रदेश में तो फिर मोदी फैक्टर ही काम करता था, और इसीलिए जो है 5वीं बार बीजेपी को सत्ता मिली। मध्य प्रदेश ने चौंकाया है और ये साबित किया है कि मोदी फैक्टर अभी काम कर रहा है। तो लगता है कि हरियाणा में भी सरकार की जो भी खूबियां हो, कमियां हो, मुझे लगता है कि यहाँ भी मोदी फैक्टर काम करेगा, क्योंकि 2014 में तो भारतीय जनता पार्टी ने फुल मेजोरिटी ली, तो उनके पास कौन सा कामकाज का रिकॉर्ड था? उनके पास तो एक चुनावी घोषणा पत्र था, मोदी फैक्टर ही था। बिल्कुल। तो उन्होंने हजका से, हरियाणा जनहित कांग्रेस से अलायंस तोड़ दिया था। तो ये कहा गया उस समय बीजेपी नेताओं ने कहा कि जब मोदी जी की लहर चल रही है तो इस अलायंस की क्या जरूरत है, तो अलायंस तोड़ दिया। तो मुझे ये लगता है मध्य प्रदेश का जो रिजल्ट है वो चौंकाने वाला है। मोदी फैक्टर काम कर रहा है, और सरकार अपने कामकाज को लेकर तो करेगी, कुछ घोषणाएं भी लेके आ सकती है। अब वो वहां उन्होंने कह दिया कि 450 रुपए में सिलेंडर देंगे और किसानों को एमएसपी देंगे, तो हो सकता है हरियाणा में भी वो ऐसे मुद्दे आ जाए और लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ठीक तरीके से हो जाए। अब ये जो नारे दे रहे हैं 85 पार और 75 पार, ये तो नहीं कह सकता, पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि इस चुनाव में फुल मेजोरिटी की सरकार अपनी बना ले। इसी तरह से तो मोदी फैक्टर को जो है एक तरह से नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, उसकी भी काउंटिंग होती है, क्योंकि इन 3 राज्यों में मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने कोई सीएम फेस घोषित नहीं किया था। पार्टी ने चुनाव लड़ा और सब जगह मोदी जी ने जनसभाओं को संबोधित किया, और जो मुद्दे उठाए, खासतौर से भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जैसे वहां जो है छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप का मुद्दा आ गया, फिर ये आ गया, कुछ बयान आ गए कि मुख्यमंत्री को दिए गए उस प्रॉफिट में से पैसे, तो इस तरह के जो चले, वहां जो है राजस्थान में भी भ्रष्टाचार का मुद्दा आ गया, पेपर लीक का मुद्दा भी आ गया। तो मुद्दे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उठाए और मोदी जी ने जिस तरह से कैंपेनिंग की है, तो लगता है कि मोदी फैक्टर अभी काम कर रहा है, मोदी जी का ग्राफ बना हुआ है। तो वो विधानसभा चुनाव की जो फैक्टर मुद्दे हैं, उसके बावजूद जो है मोदी जी की जो वॉइस है उसका एक इतना असर हो रहा है कि मतदाता उनकी तरफ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। जी नेहा जी, खबरों के अनुसार राजस्थान में जेजेपी ने आप लोगों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का प्रयास किया, नहीं हो पाया, लेकिन अब जबकि आप कहते हैं कि 10 की 10 सीटें बीजेपी जीतेगी, 85 पार बीजेपी जीतेगी, तो क्या ये मानकर चला जाए कि प्रीपोल अलायंस तो नहीं होने वाला कि जेजेपी के साथ अलग अलग चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, देखिए हमारा ये जो अलायंस है ये भी पोस्ट गवर्नमेंट अलायंस था, पोस्ट इलेक्शन अलायंस था, सॉरी। और अभी भी इस तरह की कोई भी जो बात रहेगी वो समय रहते आपको इसकी खबर मिल जाएगी। अभी तक ऐसी कोई भी चर्चा जो है वो सामने नहीं आई है कि ये हम इलेक्शन जो है लोकसभा का साथ लड़ने वाले हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड रखे जनता के सामने, और हमारे पास में जब इतना स्ट्रांग नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी का, तो हम लोकसभा के चुनाव जो है वो
हो सकता है कि अपने बलबूते पर ही लड़ें, और हम क्योंकि हमारे पास में काम बहुत ज्यादा है विकास के, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ज्योति जी यहाँ पर एक छोटे सी विषय जरूर लेना चाहूंगी, क्योंकि पंजेटा जी अभी बात कर रहे थे कि किस तरह से हमारे समय में वो बहुत सारी बातें आपके सामने रखा कि हमने किस तरह से किसानों के साथ व्यवहार किया, लेकिन मैं कहूंगी कि ये बिल्कुल गलत बात है। हमने जो किसान भाइयों को अपना माना है, जो सम्मान हमने दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, एक देश के प्रधानमंत्री ने अपनी कही हुई बात को वापस लिया है किसानों के लिए, अपने भाइयों के लिए, और उनके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी सम्मान होना चाहिए। इस तरह से बातें उठाना ठीक नहीं है। आप देखिए कि आईएनएलडी के जो प्रमुख नेता हैं ओम प्रकाश चौटाला जी, वो जेबीटी भर्ती घोटाला में भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हैं, और कांग्रेस के बड़े नेता जिन्होंने सीएम रहे जो हरियाणा के 2 बार, पंजेटा जी फिर ये भी कहते हैं कि उनके बेटे की जो पार्टी है वो तो आप लोगों के साथ सत्ता में सहयोगी है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं 2 विषय जरूर रखना चाहूंगी। बात करते हैं तो आप जेजेपी को कैसे भूल जाते हैं जी? और किसानों का अगर इतना सम्मान है तो जेपी दलाल जी को अभी जो यहाँ से भगाया नहीं जाता। किसानों ने खुद मना कर दिया कि आपको हमारी किसी भी रैली में, ये आपको फोन किया था क्या उन्होंने? फोन किया था, आप न्यूज़पेपर आप तो पता नहीं कौन कौन सी बातें कहां से प्रियदर्शनी जी लाती हैं। आप लगता है अखबार नहीं पढ़ती हैं। आप अखबार पढ़िए तो आपको पता लगेगा कि जेपी दलाल जी को मना कर दिया गया है रैलियों में आने के लिए। किसान ने ये साफ बोला है, किसानों के मंडल ने ये साफ बोला है। आप थोड़ा अखबार पढ़िए। ओके मैडम, थैंक यू मैडम, मान ली जाएगी, धन्यवाद। अब मैं बात रख दूं अपनी? जी बोलिए बोलिए। अब मैं बात रख दूं अपनी? बोलिए मैडम बोलिए। देखिए, जो भू माफिया के केस में और नेशनल हेराल्ड जैसे भ्रष्टाचार के केस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जमानत पर है। आप बात कर रहे हैं हमारी सरकार के भ्रष्टाचार, जो हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी पर लेश मात्र भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। आईएनएलडी के समय में महम कांड हुआ, हरियाणा की जनता नहीं भूली। दुलीना कांड हुआ, हरियाणा की जनता नहीं भूली। कंडेला कांड हुआ, जिसमें हमारे प्यारे मासूम भोले भाले किसान भाइयों पर लाठीचार्ज हुआ, हरियाणा की जनता नहीं भूली है। हुड्डा सरकार में गोहाना कांड हुआ, आम जनता पर लाठीचार्ज हुआ, जनता नहीं भूली हरियाणा की। आईएनएलडी और कांग्रेस से परेशान जो हरियाणा की जनता थी, वो थी ही इसी बात पे, क्योंकि जातिवाद, क्षेत्रवाद और परिवारवाद की राजनीति से हरियाणा की जनता त्रस्त थी। हमने उस चीज से मुक्ति दिलाई हरियाणा की जनता को। मिर्चपुर कांड हुआ कांग्रेस के समय, दलित जो हमारे भाई हैं उनके साथ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह की मीडिया ने हरियाणा की छवि बनाई और दलित भाइयों के साथ कितना अत्याचार हुआ, ये हुड्डा जी के समय में हुआ। आप अपने सरकार के समय के जो ऐसे कार्य हैं जिनके कारण हरियाणा की छवि खराब होती है, हरियाणा का समरसता खराब होती है, उसकी चर्चा कोई नहीं करेगा। अपनी तरफ आईना कोई नहीं घुमाएगा कि किस वजह से हरियाणा से आज आईएनएलडी जो है वो 1 सीट पर आ गई, कांग्रेस जो है वो सत्ता से बाहर हो गई। इस पर कोई ध्यान नहीं देगा। और जहां तक बात है आम आदमी पार्टी की, तो ज्योति जी मैं बिल्कुल भी इस विषय में बात नहीं रखना चाहूंगी, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता है अरविंद केजरीवाल जी, जिनकी पृष्ठभूमि हरियाणा से आती है, तो हरियाणा के जनता और जिस जगह से वो है सिवानी मंडी से, वहां के लोग बहुत अच्छे से अरविंद केजरीवाल के झूठों को पहचानते हैं। हरियाणा की जनता उनके झूठों में आने वाली नहीं है। इससे पहले भी इसका जो रिजल्ट है वो आपको दिख चुका है। जमानत जब्त हुई सभी चुनावों में, और प्रियदर्शन जी को मैं कोई जवाब नहीं देना चाहूंगी, क्योंकि उनके पास जो मुद्दे रहते हैं वो सेंसलेस रहते हैं। मुनेहा जी, मुझे लगता है कि आपको भाषा की मर्यादा बिल्कुल भी नहीं मालूम है, डिबेट में कैसे बोला जाता है, और आप कुछ भी बोलती, किसी के बारे में भी कोई भी पर्सनल कमेंट करती हैं। अब आप भी पर्सनल कमेंट नहीं करेंगी तो मुझे जवाब देना पड़ेगा ना। ये मुद्दों पे बात ही नहीं करती हैं। बजरंग जी, इनको पता ही नहीं। जरा इंटरनेट पे गूगल करिएगा जेपी दलाल के बारे में। क्या हम जेपी दलाल को लेकर बात करने के लिए बैठे हैं? मैं नहीं, बजरंग दास जी, कुमारी सैलजा से लेकर रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी, तीनों की ड्यूटी लगाई गई थी। हुड्डा साहब की भी लगाई गई अभी ऑब्जर्वर के नाते। तो ये जो बड़े और कद्दावर नेता हैं हरियाणा कांग्रेस के, इनके इन चुनावी राज्यों में जिम्मेदारियां लगाई गई जहां कोई भी कमाल नहीं दिखा पाई, जो कि प्रियदर्शनी जी का भी कहना है। देखिए ज्योति जी, जहां 4 स्टेटों का पहले प्रथम चरण में जो परिणाम आया आपके सामने है, ये लंबी लंबी बातें करते हैं। इनका वोट का टोटल आंकड़ा कर ले
9,44,444 वोटें हमें फालतू मिली है भारतीय जनता पार्टी को। ये आंकड़े हैं 4,81,33,463 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। कांग्रेस को 4,90,70,960 वोट हमें मिली। वोट का परसेंटेज देखोगे, वोट के हिसाब से हमें इनसे फालतू मिले हैं, मगर फिर भी भारतीय जनता पार्टी 30 स्टेटों में सरकार बनाई है। और मेरी छोटी बहन कहती है परसेंटेज से तो सरकार हमें भ्रष्टाचार की बात करती, विधायकों की संख्या से सरकारें बनती है। क्या आप लोग सरकार बना रहे हैं? क्या तीनों राज्यों में आप मगर एक बात तो है, जिस प्रकार मोदी जी गारंटी कर रहे थे, गारंटी 2024 की गारंटी हो गई है कि हम दोबारा हैट्रिक बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये बयान था ना, मैं उसके ऊपर बयान पर दे रहा हूं। जिस प्रकार मनोहर लाल खट्टर जी वो बार बार बोल रहे। बजरंग जी, मध्य प्रदेश में आप लोग, बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की, प्रचंड बहुमत हासिल किया। छत्तीसगढ़ में उम्मीदें थी, एग्जिट पोल भी दिखा रहे थे, कैंपेनिंग के दौरान भी कॉन्फिडेंट नजर आए आप लोगों के नेता, वहां भी आप लोग बुरी तरह से हारे। राजस्थान में भी कोई कमाल नहीं दिखा पाए, वहां भी बुरी तरह से हारे। इसके बाद ये आप ये आंकड़े पेश कर मतलब क्या दिल बहला रही है कांग्रेस पार्टी? मंथन होगा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी आखिरकार बिल्कुल। कल मीटिंग है हमारी, कल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदयवान जी, कल चंडीगढ़ हमने मीटिंग रखी है। 3 बजे हमारी जो हमारे यहाँ विधायक है उनकी मीटिंग रखी है। एक हमारी जो स्टेट की बॉडी बनी है 4:30 बजे वहां चंडीगढ़ मीटिंग रखी गई है। उस कमेटी 11 सदस्य जो कमेटी है, उस कमेटी का मेंबर मैं भी हूँ, मैं भी जाऊंगा। मैं बताना चाहता हूँ, हम अपनी हार स्वीकार करते हैं, हम मंथन करेंगे। क्या उस कमेटी में बाकी अन्य नेता भी आएंगे कांग्रेस के? जो भी आपको ज्यादा पता है क्या आपको हिसाब दूं क्या मैं? हैं? आपको हिसाब दे के देना पड़ेगा। मैं पूछ रही हूँ आएंगे कि नहीं? जनता पार्टी को कांग्रेस हिसाब दे, फलाने नेता आएंगे या ना आएंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ, विधायक हमारे जो विधायक दल की मीटिंग है तो यही तो विषय है आपका हरियाणा में, जिस पर आपको काम करना चाहिए। आपके नेता एक छत के नीचे इकट्ठे ही नहीं होते। या मेरी बहन जी सुन लेगा। लेकिन बजरंग जी, मैं चर्चा को आगे ले जाऊं उससे पहले अपनी बात पर आप लोगों के हरियाणा में बैठ के मंथन करने से क्या होगा? इंडिया गठबंधन की जो बैठक होनी थी उसमें आप अखिलेश की बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, सबने दूरी बना ली है, बैठक चल गई है। ज्योति जी मेरी बात पूरी हो जाने दो, आपका हर सवाल जवाब दूंगा। ये मेरी बहन ने ये कहा भ्रष्टाचार की बात ले लो, कहते भ्रष्टाचार। मैं ये बताना चाहता हूं, जहां भ्रष्टाचार का सवाल है, एक भी सरकारी महकमा हरियाणा में ये बता दे जहां बगैर पैसे लिए कोई भी ऐसा महकमा नहीं जहां बिना पैसे लिए रिश्वत दिए काम होता हो। ये कहते हमारे राज्य में भ्रष्टाचार नहीं है। खनन घोटाला किसके राज में हो? कितने मजदूर मरे इनके राज के अंदर। जहां तक कि रिश्ती घोटाला, शराब घोटाला, धान घोटाला, खनन घोटाला और वहां पे बाजरा घोटाला और 30 पेपर से ज्यादा लीक घोटाला। अगर देश के इतिहास में सबसे ज्यादा पेपर लीक घोटाला कहीं हुआ है देश के इतिहास में, हरियाणा पहले राज्य नंबर पर आता है। इतिहास में हरियाणा पहले राज्य नंबर पर आता है कि पेपर लीक, नौकरियां बिकती है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं पर्ची खर्ची हमने बंद कर दी। अरे पर्ची खर्ची क्या बात करते हो? आपके पैसे तो टैक्सियों में भर भर के आप रुपए जब ले रहे हो, तो पर्ची की क्या वैल्यू है? देखिए तो क्या बात कर रहे हैं आप। कांग्रेस के समय में तो सीएम हाउस से लिस्ट बनकर जाती थी किसको नौकरी मिलेगी। बात नहीं, मैं व्यापारी हूँ। एंट्रेंस एग्जाम तो चेक भी नहीं होते थे, बेचारे भोली भाली जनता को लगाया हुआ था, धोखे में रखा हुआ था। टेस्ट देने लाखों लोग जाते थे, लेकिन लिस्ट बनती थी सीएम हाउस में और बड़े नेताओं के घर पे। हर अनाज की बोरी मार्केट कमेटी का। बजरंग जी, आप कहाँ मार्केट कमेटी की बात करने लग गए? मैं आपकी बात कर रही हूँ इंडिया गठबंधन की बैठक जो होने वाली थी, उसमें दूसरे दलों के बड़े नेता नहीं आ रहे हैं, आप लोगों को बैठक टालनी पड़ेगी, आप उस पर तो बात नहीं कर रहे हैं।
आप घुमा फिरा कर ये घोटाले जिनको लेकर सरकार ही कहती कि हम ही सामने लाए, हम ही जांच करा रहे हैं। घुमा फिरा के बात नहीं कर रहा, बिल्कुल। चलिए मैं गठबंधन को लेकर बात करूंगी, क्योंकि पंडिता जी शुरुआत में जब 1 से 2 बैठक हुई जब इंडिया गठबंधन की, तब आप लोग भी, आपकी पार्टी भी कहीं ना कहीं घटक जरूर बनना चाहते थे। लेकिन अब जो 3 राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन है, मिजोरम भी इसमें शामिल कर लें अगर, तो लगता नहीं कि कांग्रेस की लीडरशिप को या राहुल गांधी को स्वीकार करेंगे तमाम बड़े नेता, क्योंकि अब बैठक होनी थी 6 तारीख को, उसमें ना ममता बनर्जी आ रही, ना नीतीश कुमार आ रहे हैं, ना अखिलेश यादव आएंगे, बैठक को टालना पड़ा के। जी हाँ, ज्योति जी, इसके बारे में जानकारी मिली और फारूक अब्दुल्ला जी की भी बड़ी कटाक्ष वाली टिप्पणी कांग्रेस के ऊपर थी। देखिए, आपको अगर देश में सरकार एक इतना बड़ा काम है कि अगर आप एक प्रधानमंत्री चुनना है देश का, और अगर कांग्रेस अपनी एरोगेंस में रहती है और अपने हित को सबसे पहले रखती है, जबकि 32 करोड़ वोट के आसपास जो है वो कांग्रेस को मिला, उसमें ना बीजेपी को मिला। कांग्रेस को लगभग 10-12 करोड़ मिला, बीजेपी को 22 करोड़ के आसपास। लेकिन जो ज्यादा परसेंटेज है वो अगेंस्ट बीजेपी और अगेंस्ट कांग्रेस को मिला, जो कि एक बहुत एक सॉलिड ग्राउंड और बेस है फर्स्ट फ्रंट बनाने की, जिसको आप कोई तीसरा मोर्चा कहता है, हम तो इसको महागठबंधन कहते हैं, और इसी की नींव हमने पिछले साल रखी थी। हमें ये जरूर है कि कांग्रेस की उसमें एक लेट एंट्री हुई, शरद पवार जी के घर मीटिंग हुई, उसके बाद एक जो है कांग्रेस ने पेशकश करी, और जब हमसे सवाल पूछा गया, ये सारा कहां से स्टार्ट हुआ मैं आपको ये भी बता देता हूँ। जब हमसे ये सवाल मीडिया ने पूछा तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा कि हमें कांग्रेस से परहेज नहीं है। बेसिकली हम कोई रोड़ा नहीं बनना चाहते थे कि अगर कोई ऐसा काम हो रहा है जहाँ पूरा का पूरा समूचा विपक्ष देश का, और हमारी मांग क्या थी, हमारी कॉल क्या थी, यही थी कि भाजपा के अगेंस्ट आपसी मनोमुटाव बुलाकर, और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, तो आप एक ऐसा एक गठबंधन तैयार करें जिसमें सभी हो। ये हमारे से सवाल था, और उसका जवाब सीधा सीधा ओम प्रकाश चौटाला जी ने दिया कि हमें कोई कांग्रेस से परहेज नहीं है। लेकिन उसको हमारे कई विपक्षी दल में जो भाई हैं उन्होंने और सबने कटाक्ष करना शुरू कर दिया कि हम कांग्रेस के पीछे भाग रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था, हमने सिर्फ ये कहा था कि हमें कांग्रेस से परहेज नहीं है। लेकिन कांग्रेस में हमारे को एक ना थोड़ा सा एरोगेंस भी और थोड़ा बचकाना बातें हैं ये, कि ये जैसे मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ ये कर सकते थे। अखिलेश व कमलनाथ कहते हैं, अखिलेश यादव को लेकर भी टिप्पणी की गई। वो हुई ना आपस में, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, सभी को हमने बार बार ये कहा, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, अपने इंटरेस्ट छोड़ने पड़ेंगे, कांग्रेस को भी छोड़ने पड़ेंगे। कांग्रेस भी एक मुख्य विपक्षी दल में आती है और उसका एक बड़ी जिम्मेवारी बनती है, ना कि अब आप देखिए हरियाणा के नेताओं को, हम सक्षम है, वो राजस्थान में कहाँ जाके सक्षम हो गए, एक हरियाणा से राज बनेगा क्या? और इनके ऊपर तो कोई ट्रस्ट ही नहीं कर सकता, जिनकी चाबी भाजपा के हाथ में है, जिनके केसेस इतने केसेस में जमानत पे है, कोई विश्वास नहीं करता, क्या पता क्या अंदर की क्या गेम है। तो ऐसे नहीं होता कि आप सबको अगर इकट्ठे आना है। लेकिन यहाँ भाजपा की प्रवक्ता ने कुछ बातें थोड़ी आपत्ति वाली कह दी हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा। उन्होंने कहा जेबीटी भर्ती घोटाले में ओम प्रकाश चौटाला जी जेल में, इनसे पूछेंगे मैडम कौन सी जेल में है ओम प्रकाश चौटाला जी? नहीं, वो अब आए से नहीं, वो दूसरे मामले में है, हालांकि अभी जमानत पर है वो। ज्योति सजा उन्हें जरूर अंदर जमानत तो बाहर है, अंदर सजा पूरी कर चुके हैं जेबीटी भर्ती केस तो उन पर चल ही रहा है। आय से अधिक संपत्ति मामले में। ज्योति जी, आप भाजपा की प्रवक्ता तो नहीं है। पंडिता जी, मेरी डिबेट में आप सालों से मेरी डिबेट में आप आते हैं। मैं जो बात होगी वो मैं कहूंगी, आपकी साइड में कोई बात होगी वो भी मैं कहूंगी, मैं इनेलो प्रवक्ता नहीं हो जाऊंगी इससे। ज्योति जी, मैंने ये नोट किया है, मैडम ने ये कहा है कि जेबीटी भर्ती घोटाले में ओम प्रकाश चौटाला जी जेल में। अगर ये कहा है तो गलत कहा इन्होंने गलत कहा है। दूसरा, इन्होंने कहा किसानों के लिए भाजपा ने बहुत कुछ किया है। मैं इनकी 2-3 बातें कही है, मैं पहले 2 बातों का जवाब दे दूं। निश्चित तौर पे भाजपा ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि
750 किसानों की मौत की जिम्मेवार भाजपा है। आय से दुगनी का वादा किया था, लागत 10 गुना कर दी। एमएसपी पे कानून बनाने की गारंटी और बात कही थी, एमएसपी पे आय हमने दुगनी करी है पंजेटा जी, आय दुगनी हुई है, प्रोडक्शन भी दुगनी हुआ है हमारी सरकार में। नेहा धवन जी, मैम इट्स अ हम्बल सबमिशन, काइंडली डोंट इंटरप्ट, लेट मी कंप्लीट। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। उसके बाद इन्होंने कहा C2+50 देंगे। ओके सर। पीएम आशा योजना इन्होंने बंद करी। एफसीआई का 3.5 लाख करोड़ बजट घटाया। पीएम आशा योजना जो एमएसपी की गारंटी देती थी वो इन्होंने बंद करी। मनरेगा का बजट इन्होंने 32.9% घटाया और बहुत सी जगह हजारों लाखों करोड़ का बजट अभी भी जो देना है वो इन्होंने दिया नहीं। उसके बाद जीएसटी किसान के ऊपर लगाने का काम इन्होंने किया। दूध दही के ऊपर जीएसटी इन्होंने लगवाई। उसके बाद ये अभी कह रहे थे कि ये कांड कर दिया इन्होंने, वो कांड कर दिया। मैडम नू कांड किसने किया? रोहतक किसने जलवाया? जज्जर किसने जलवाया? बरवाला किसने जलवाया? पंचकुला किसने जलवाया? 84 लोगों की किसने किया? गोली मार के हत्या कर दी आपने। नू कांड में आग में घी डालने का काम किसने किया? मैडम दिल्ली किसने जलवाया? मणिपुर अभी तक कैसे जल रहा है? मणिपुर कैसे जल रहा है अभी तक? आप मुझे बातें बताएं, इनका जवाब दे। पेपर लीक तो हरियाणा में भी हुआ है। अगर पेपर लीक मुद्दा वहां बन सकता है भाजपा के पक्ष में, तो पेपर लीक मुद्दा हरियाणा में भी बनेगा। आप क्या बातें कर रहे हो मैडम? आपको फैक्ट ही नहीं पता। पेपर लीक तो आपकी सरकारों के समय में भी होते थे। आपकी सरकारों के समय, आईएनएलडी के समय तो मैं चर्चा को आगे ले जाती हूँ, समय कम है। लेकिन पंजिटा जी, मैं कमेंट के साथ हम भी उसी जमाने में पढ़े। सुनिए अभी इन्होंने कहा ओम प्रकाश चौटाला को लेकर, देखिए बड़े चौटाला साहब को लेकर इन्होंने जब कहा तो मैंने ये कहा ना कि अजय चौटाला भी तो सजा पूरी करके आए हैं, उनके साथ तो आप लोगों का अलायंस है। तो क्या मैं इनेलो प्रवक्ता हो गई थी क्या? सबसे आसान है एंकर को टारगेट करना। चलिए मैं चर्चा टारगेट नहीं कर रहा। नहीं, आप मुझे बीजेपी प्रवक्ता बता रहे, तो क्या मैं इससे पहले इनेलो प्रवक्ता थी क्या? ज्योति जी, आई टेक माय वर्ड्स बैक। इट्स नॉट जो बात सही होगी वो कही जाएगी पंडिता जी। ज्योति जी इन्होंने कहा है, ज्योति जी डिबेट, ठीक है, तो अगर ये कहा है तो ये गलत है। अगर ये मैंने ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, इन्होंने बहुत सारे मामले गिनवाए। कहा है मैं उससे पहले जी मैं अगले प्रवक्ता की तरफ तब बढ़ गई थी। प्रियदर्शनी जी, एक मिनट मुझे चलिए जल्दी कंप्लीट करें अपनी बात को। जी इन्होंने कहा कि करप्शन की बात करी। नरेंद्र तोमर जी का अभी पीछे वीडियो आया था उनके लड़के का, कितने करोड़ों की बात कर रहे थे। मुकुल रॉय क्या है, श्रीबिंदु अधिकारी किससे है। उसके बाद बंगारू लक्ष्मण कौन सी पार्टी के थे मैडम? हेमंत बिस्वाल, छगन भुजबल, येदुरप्पा, अजीत पवार, नरेंद्र राणे, जयप्रदा, एनके अन्ना पाटिल, वाईजी महाजन, प्रदीप गांधी, सुरेश चंदेल। उसके बाद कारगिल वाला स्कैम, यूटीआई स्कैम, हुडको स्कैम, बिलारी माइनिंग स्कैम, लैंड अलॉटमेंट स्कैम जिसमें भी दोबारा येदुरप्पा जी का नाम आया, छत्तीसगढ़ के लैंड माइंस का स्कैम, पुणे का लैंड स्कैम, उसके बाद अदर्स स्कैम, उसके बाद सीडब्ल्यूजी स्कैम। ठीक है पंडिता जी, समय कम है, आप समझे इस बात को। मैं आखिर कमेंट्स की ओर बढ़ती हूँ अभी। चलिए आपने बहुत करते हो स्कैम की, क्योंकि अभी जो आरोप आप लगाएंगे इतना समय भी नहीं कि धवन जी उन बातों का उत्तर भी दे पाएंगे, तो अभी आगे ले जाते हुए बात को। प्रियदर्शनी जी 85 पार की बातें कर रही बीजेपी, 10 की 10 सीटें एक बार फिर से रिपीट करने का दावा किया जा रहा है लोकसभा में। तो आप लोग जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, इंडिया गठबंधन जैसा कुछ भी नजर नहीं आता। क्या अकेले अपने अपने बूते पर अपने दम पर बीजेपी का मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से बड़बोलापन भारतीय जनता पार्टी का दिखता है वो उनके प्रवक्ताओं में भी दिखता है। फैक्ट्स क्लियर नहीं होते और दूसरे प्रवक्ताओं को सेंसलेस बोलते हैं। इनके खुद के फैक्ट्स क्लियर नहीं होते, कुछ भी बोलते हैं ये लोग। बैंकिंग के ऊपर इन्होंने बोला था कि बैंकिंग सेक्टर में काम होने लगा था जब डिजिटलाइजेशन हुआ था। तो डिजिटल इंडिया की तो हालत आज की डेट में ये है कि इन्होंने जो पोर्टल है हरियाणा सरकार में वो सारे के सारे पोर्टल काम ही नहीं करते। तो अगर किसी को कोई भी बात करनी होती है वो पोर्टल कभी काम ही नहीं करता। तो ये डिजिटलाइजेशन की क्या बात कर रहे हैं? डिजिटल इंडिया में इन्होंने कितने परसेंट फंडिंग, मैं जिस बात को लेकर सवाल पूछ रही हूँ उसमें कोई खराबी है क्या? क्या मैं ये पूछ रही हूँ कि सभी दल क्या एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के देखिए, खिलाफ, अगर या अलग अलग लड़ेंगे? आप पोर्टल पर चली गई, आपकी बात हो सकती है बहुत जरूरी हो, लेकिन मेरा सवाल तो पीछे छूट जाएगा। नहीं, बिल्कुल मैं आपके सवाल का उत्तर दीजिए ना। देखिए, समय और परिस्थिति के हिसाब से मुझे लगता है कि सीनियर नेतृत्व ये डिसाइड करेगा कि किस तरीके से हमें इस चीज को बढ़ाना है। क्या हमें जुड़कर काम करना है या क्या हम खुद सक्षम हैं इस तरीके से लड़ाई करने पे? देखिए, मुद्दा ये है कि जो मोदी नाम का जुमला, मोदी जी के नाम का जो जुमला
इन्होंने फेंक रखा है लोगों के बीच में, जो ब्रेन वॉशिंग कर रखी है, ये ब्रेन वॉशिंग हटाना ज्यादा जरूरी है। जो लोगों ने, क्योंकि देखिए प्रजातंत्र के लिए बहुत जरूरी है, आज प्रजातंत्र बहुत ज्यादा खतरे में आ गया है। किसी भी राष्ट्र को हम महान राष्ट्र तभी मान सकते हैं जहां पे प्रजातंत्र में विपक्ष बहुत स्ट्रांग होगा। अगर विपक्ष सक्षम नहीं होगा तो प्रजातंत्र खत्म हो जाता है। आज यही करने की मंशा है मोदी जी की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, इनफैक्ट खट्टर जी की, यही है कि किसी तरीके से प्रजातंत्र को खत्म कर दिया जाए, सारे विपक्ष को खत्म कर दिया जाए। आज इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि किस तरीके से इन्होंने ईडी और सीबीआई का खिलौना बना दिया है और किस तरीके से इन्होंने मखौल बना रखा है सरकारी एजेंसियों का कि एक एक करके इनके पास एक वॉशिंग मशीन है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक कमाल की वॉशिंग मशीन है। अगर उस वॉशिंग मशीन में आप चले जाओगे तो धुल के वापस आ जाओगे, वॉशिंग पाउडर की तरह, धुल के एकदम सफेद कुर्ते की तरह। लेकिन अगर आप इनसे मुखालफत करोगे, आप इनके खिलाफ एक शब्द बोलोगे, तो जिस तरीके से इन्होंने हमारे सच्चे, ईमानदार और अच्छे नेताओं को जो पंजाब में कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ हो रहा है, फिर आपकी आम आदमी पार्टी सरकार या मान सरकार जानबूझकर कर रही, आप लोग भी आदतन कर रहे हैं, उनके खिलाफ है। अच्छा, वो खिलाफ है, वो जांच है, वो जांच है। नहीं तो जांच उन्होंने कांड किए हैं ना, कुछ ना कुछ बिना सबूत के कहीं। अच्छा, और जो बीजेपी जो कर रही है वो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग है। इनको पछाड़ दिया, उपचुनाव हुआ पंजाब में, कांड किए हैं और बीजेपी जिन नेताओं के खिलाफ कर रही है वो जानबूझकर कर रही है। मैडम, उपचुनाव हुआ पंजाब में, जलंधर में उपचुनाव हुआ, उसके बाद भी आम आदमी पार्टी जीत के आई है। तो इसका मतलब कि पंजाब में इनकी कोई हवा नहीं है और जनता ये जानती है। सॉरी, जीतकर तो बीजेपी भी आई है। बीजेपी कहाँ आई है? 3 राज्यों में। 3 राज्यों में आई है ना। अच्छा। 3 राज्यों में आई है ना, तो ये मुखालफा है, ये खत्म होने वाला है। कोई जरूरी नहीं है, आज तक ये कहीं नहीं लिखा है, किसी जगह किसी रूल बुक में ये नहीं लिखा है कि अगर आप 3 राज्यों में सरकार बना रहे हैं तो आप लोकसभा में भी बनाएंगे, 2024 के हरियाणा में भी बनाएंगे। हरियाणा की जनता इनसे दुखी है। हम हरियाणा की बात करें तो ये बेहतर रहेगा, क्योंकि हरियाणा की जनता इनसे दुखी है और हरियाणा जानती है कि खट्टर साहब की खटारा सरकार को अगर नहीं हटाएंगे तो कोई भी वर्ग अपने आप को सुरक्षित नहीं समझेगा। ये हकीकत है और इनको ये बात समझ में आ गई है और इसलिए ये नई नई बेकार की योजनाएं जो धरातल पे है ही नहीं, ऐसी ऐसी योजनाएं ले आते हैं। ये अलग अलग जाके रिबन काट के आ जाते हैं, ऐसी सड़कों के रिबन काट लेते। 9 साल से वो सड़क बनी नहीं है। मैंने एक बारी बोला था नू और मेवात, नू की बात इन्होंने कही ना, नू मेवात की सड़क एक सिंगल रोड है जिसको कातिल रोड बोला जाता है। वो कातिल रोड में ऐसे हालात है कि रोज 4 से 5 जिसको कहते हैं एक्सीडेंट होते हैं। इनके ही सहयोगी जीजीपी के दुष्यंत चौटाला ने बोला था कि मैं 4 लेन की सड़क बनाऊंगा, आज तक नहीं बनी, 9 साल सरकार के हो गए। तो इनकी करनी और कथनी में कितना फर्क है इसी से पता लगता है। इनमें अगर समन्वय, इनको क्या लग रहा है कि ये जुमला कितने दिन चलेगा, मतलब कितने दिन ये जनता को जुमला देंगे? मुझे नहीं लगता, ये पानी का बुलबुला है, कभी भी फट सकता है। और 2024 जादौन जी से आखिरी कमेंट लेंगे चर्चा का। जादौन साहब, चलिए नेहा धवन जी, तमाम पैनलिस्ट का ये कहना है कि 3 राज्यों के परिणाम को आप हरियाणा से नहीं जोड़ सकते क्योंकि हर राज्य का अपना अलग मिजाज है, हर राज्य के वोटर्स अलग अलग मुद्दों को लेकर वोट करते हैं। बिल्कुल जरूरी नहीं 3 राज्यों में जीते तो हरियाणा में भी जीत हासिल करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जीत को स्वीकार करने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। विपक्ष के पास में इतना मादा नहीं है कि वो इस जीत को स्वीकार कर पाए, इसलिए कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। और बचा ही क्या है बोलने के लिए, वही बातें बोल रहे हैं। दूसरी बात, हमारे पास जो वॉशिंग मशीन है उसमें मैं न्योता देती हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी अगर ईडी से बचना चाहते हैं तो उस वॉशिंग मशीन में धुल के बाहर आ जाएं, शायद वो बच जाएंगे। देखिए किस तरीके से जो तथ्य की बात है, आप स्वीकार कर रही हैं, ईडी हमारे हाथ में नहीं है। आप मान रही हैं, आप मान रही हैं, आप भ्रष्ट हैं। नहीं, आप बात मेरी पूरी सुनिए, मैं क्या कह रही हूँ। मैडम, इसको कैप्शन पे डालिए। अगर आपको लगता है कि हमारे पास वॉशिंग मशीन है तो उसमें धुल जाइए। ये स्वीकार कर रहे हैं कि इनके पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। इनको सरनम गच्छामी करेंगे। नहीं, आपकी मानसिकता है तो आपको नेगेटिव सुनाई देता है हमेशा। मैंने ये कहा, ये साफ इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनकी बात तो पूरी होने दीजिए। नहीं, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चलिए आपको मुद्दा मिल गया, हमें भरी पेट में धमकी देते हैं, आपको मुद्दा मिल गया, सरनम गच्छामी कर ले, आपको मुद्दा मिल गया। सरनम गच्छामी, अरे वाह मैडम, आपको आपके मतलब की लाइन मिल गई, मंजूर है, हमें आपकी लाइन, आपको लाइन मिल गई, आपको लाइन
मुझे समझ नहीं आती मैडम, आपको समझ नहीं आती आपको बात। नेहा बहन, ये आपने बोला है कि आपके पास वॉशिंग मशीन है, आप चुप रहिए, मेरी बारी है। ज्योति जी चुप कराइए इनको, मेरी बारी है। आप इन्हें चुप क्यों नहीं करा रही हैं? आप इन्हें चुप कराइए, आखिरी कमेंट ले रहे हो आप, क्यों इनको चुप कराइए, इनका फेडर डाउन करिए। लेकिन जितना वाकई में बोला उस वाकई में एक स्वीकार किया कि हाँ हमारे पास वॉशिंग मशीन है। केजरीवाल ईडी से अगर बचना चाहते हैं तो हमारे पास आ जाए। ये नेहा ज्योति जी बात मेरी पूरी हुई नहीं, मैंने अभी तो मैंने कहा कि जितना वाक्य बोला उसमें कहा गया। अब आगे आप क्या बोलेंगे वो तो आप ही जानती हैं। पूरी करने दीजिए, पूरी बात तो आप पूरी आपने सच्चाई बोल दी। मेरी बात सुनिए ज्योति जी, मैंने ये बात कही है कि अगर इनको लगता है हमारे पास वॉशिंग मशीन है और अगर आपको नेहा जी को क्लियर किए जाने का मौका दें। 10 सेकंड नेहा जी आप स्पष्ट करना चाह रही हैं क्या कानून? आप तो जुडिशरी पे सवाल उठा रही हैं। मैं उठा रही हूं। अरे आप साफ-साफ धमकी दे रही हैं तो ईडी से बचिए। हम आगे समय नहीं चर्चा के लिए बजरंग जी माफी के साथ हम नहीं करेंगे। आपको शर्म बहुत शुक्रिया आपका, सभी का बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वक्त दिया। तो 3 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी दावा कर रही केंद्र में हैट्रिक हम लगाने वाले हैं। हरियाणा में एक बार फिर से लोकसभा में क्लीन स्वीप किया जाएगा और 85 पार का नारा भी विधानसभा चुनाव को लेकर दिया गया। इसी को लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। 4 महीने बाद वही हैट्रिक हरियाणा में भी लगनी है।